नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि और आप देख रहे हैं बुलेटिन अपडेट। आज बुलेटिन अपडेट में चर्चा उन खबरों की जो सुर्खियों में है। शुरुआत करते हैं कोलकाता में फुटबॉल लेजेंड लियोनेल मेसी के दौरे से शुरू हुई हलचल से। वहीं केरल की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है, जहां लोकल बॉडी चुनाव में बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर कब्जा कर लिया है और ये राजनीतिक हलचल पश्चिम बंगाल तक पहुंच चुकी है, जहां वोटर लिस्ट को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। चुनाव आयोग के ड्राफ्ट से लाखों नाम हटने की आशंका है और इसी के साथ ओडिशा में नेता प्रतिपक्ष नवीन पटनायक ने बढ़ा हुआ वेतन लेने से इनकार करके इसे गरीबों के लिए देने की अपील की है। और आखिर में भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच चुका है, जिससे निवेशकों और आम लोगों की चिंता बढ़ गई है। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में यहूदी त्योहार हनुका के दौरान गोलीबारी, 10 लोगों की मौत, कई घायल, ताबड़तोड़ फायरिंग से दहला बॉन्डी बीच। सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर आईएसआईएस का बड़ा हमला, 2 अमेरिकी सैनिक सहित 3 नागरिकों की मौत। ट्रंप बोले भुगतना होगा परिणाम। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में एग्जाम के बीच हुई फायरिंग, 2 लोगों की जान गई, 8 लोग हुए जख्मी। मेसी के कोलकाता इवेंट में हंगामे के बाद ताबड़तोड़ एक्शन, 14 दिन की पुलिस कस्टडी में मुख्य ऑर्गेनाइजर। पंकज चौधरी बने यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष, सीएम योगी की मौजूदगी में पीयूष गोयल ने किया ऐलान। कोलकाता में फुटबॉल के दिग्गज लियोनेल मेसी का दौरा जश्न का मौका माना जा रहा था, लेकिन हालात बिगड़ने से ये कार्यक्रम अव्यवस्था में बदल गया। इस पूरे मामले को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पश्चिम बंगाल सरकार पर तीखा हमला किया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि मेसी के गोट टूर 2025 के दौरान जो हालात बने वो सिर्फ एक कार्यक्रम की असफलता नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल में कमजोर कानून व्यवस्था और बढ़ते वीआईपी कल्चर को उजागर करते हैं। कोलकाता में फुटबॉल लीजेंड लियोनेल मेसी का दौरा उत्सव बनना था, लेकिन अफरा तफरी में बदल गया। अब इस मुद्दे पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने पश्चिम बंगाल सरकार पर सीधा और तीखा हमला बोला है। शर्मा ने कहा है कि मेसी के गोट टू 2025 के दौरान जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक इवेंट की नाकामी नहीं है, बल्कि बंगाल में चरमराती कानून व्यवस्था और वीआईपी कल्चर का नतीजा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जवाबदेही नीचे नहीं ऊपर से तय होनी चाहिए। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य के गृह मंत्री, जो खुद मुख्यमंत्री भी हैं और कोलकाता पुलिस कमिश्नर की पहली जिम्मेदारी बनती है, उनके मुताबिक अगर किसी को जवाबदेह ठहराना जाना चाहिए तो वो वही लोग हैं जो ऊपर से बैठकर शासन संभाल रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि वे इवेंट ऑर्गेनाइजर की गिरफ्तारी का न समर्थन कर रहे हैं और न विरोध, लेकिन असली जिम्मेदारी प्रशासन की ही है। भीड़ प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए शर्मा ने दूसरे राज्य की मिसाल दी। उन्होंने कहा कि गायक जुबिन गर्ग के निधन के बाद गुवाहाटी की सड़कों पर करीब 10 लाख लोग जुटे, लेकिन कोई बड़ा हादसा नहीं। वहीं पोस्ट मेलोन के कॉन्सर्ट में करीब 50,000 लोग आए और कार्यक्रम शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। उन्होंने मुंबई में महिला विश्व कप फाइनल का भी जिक्र किया और कहा कि वहां भी इतने बड़े आयोजन के बावजूद व्यवस्था बनी रही, लेकिन बंगाल को लेकर उन्होंने कहा कि वहां कुछ भी अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि वीआईपी कल्चर अपने चरम पर है। शर्मा ने ममता बनर्जी को आत्ममंथन की सलाह दी और कहा कि लियोनेल मेसी पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श है। ऐसे आयोजनों में अव्यवस्था राज्य की छवि को नुकसान पहुंचाती है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बंगाल में रोजाना निर्दोष लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, जो बेहद चिंताजनक है। कुल मिलाकर मेसी का कोलकाता दौरा सिर्फ खेल का इवेंट नहीं रह गया है, बल्कि कानून व्यवस्था, प्रशासनिक जिम्मेदारी और वीआईपी कल्चर पर एक बड़ा सवाल बन गया है। अब देखना ये होगा कि हिमंत बिस्वा शर्मा के इस बयान पर, इस आरोप पर ममता बनर्जी के क्या कहती हैं और उनके सरकार के कुछ लोग क्या कहते हैं। हमारी नज़र इस खबर पर बनी हुई है। देखते रहिए भारत अपडेट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और देखिए, केरल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम पर जीत हासिल करके 45 साल पुराना लेफ्ट का दबदबा तोड़ दिया। 101 वार्डों में बीजेपी को 50 सीटें मिली। ये जीत इसलिए भी अहम है क्योंकि तिरुवनंतपुरम को लंबे समय से कांग्रेस सांसद शशि थरूर का गढ़ माना जाता रहा है। इस नतीजे के साथ बीजेपी ने पूरे केरल में 577 वार्डों में जीत या बढ़त बनाई है, जिससे साफ संकेत मिलते हैं कि राज्य की राजनीति तेजी से बदल रही है।
केरल की राजनीति में आज एक बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ आया है। स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम पर कब्जा जमा लिया है। यह सिर्फ एक नगर निगम की जीत नहीं है, बल्कि राज्य की राजधानी में पिछले 45 सालों से बनाए लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ के दबदबे को चुनौती देने वाली एक ऐतिहासिक घटना मानी जा रही है। तिरुवनंतपुरम नगर निगम के 101 वार्डों में भाजपा ने 50 वार्डों में जीत दर्ज की। वहीं सत्तारूढ़ एलडीएफ को सिर्फ 29 सीटें ही मिली और कांग्रेस की अगुवाई वाला यूडीएफ केवल 19 सीटों तक सीमित रहा। 2 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गईं। इस जीत का राजनीतिक महत्व तो इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह क्षेत्र कांग्रेस के दिग्गज सांसद शशि थरूर का गढ़ माना जाता है। थरूर 2009 से लगातार यहां से लोकसभा सांसद चुने जाते रहे हैं। शशि थरूर हाल के महीनों में कई कारणों से चर्चा में रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करना, कांग्रेस की कुछ अहम बैठकों से दूरी बनाकर रखना और मीडिया में उनके बयान, इन सब बातों ने राजनीतिक गलियारों में उनकी भाजपा के साथ संभावित रसायन शास्त्र की चर्चाओं को हवा दी है। हालांकि थरूर ने साफ कर दिया है कि वह कांग्रेस छोड़ने की किसी भी योजना में नहीं है। भाजपा की यह जीत सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं है। पूरे राज्य में पार्टी ने 577 वार्डों में जीत दर्ज की है या बढ़त बनाए हुए है। शहरी मतदाताओं में भाजपा का यह उछाल साफ संदेश है कि अब वह केरल में सिर्फ हाशिए की पार्टी नहीं रही। आंकड़े बताते हैं कि 2016 में भाजपा का वोट शेयर 2% था। 2019 में लोकसभा के चुनाव में यह बढ़कर 13% हुआ और 2021 के विधानसभा चुनाव में सीट ही नहीं मिली, लेकिन वोट प्रतिशत बढ़कर 12% पहुंचा। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पहली बार त्रिशूर सीट जीतकर इतिहास रचा और वोट शेयर बढ़कर 16.68% हो गया। इस बार स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन अब तक का सबसे मजबूत प्रदर्शन माना जा रहा है। राजधानी तिरुवनंतपुरम नगर निगम की जीत पार्टी के लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त है। इससे पार्टी का कैडर मजबूत होगा और भविष्य के विधानसभा चुनाव के लिए एक ठोस आधार तैयार होगा। कुल मिलाकर तिरुवनंतपुरम में भाजपा की यह जीत कांग्रेस और लेफ्ट दोनों के लिए चेतावनी है। कांग्रेस के लिए यह हार इसलिए बड़ा झटका है क्योंकि यह उनके स्टार सांसद के क्षेत्र में हुई है। वहीं भाजपा के लिए यह जीत पार्टी को मुख्य धारा में पेश करने और आने वाले चुनावों में राजनीतिक पकड़ मजबूत करने का मौका देती है। अब सवाल यह है, क्या यह जीत सिर्फ शहरी इलाकों तक सीमित रहेगी या आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा केरल की सत्ता की तस्वीर बदल देगी? आने वाला वक्त ही बताएगा कि यह बदलाव कितनी दूर तक जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क। पश्चिम बंगाल की सियासत में इस वक्त बड़ा भूचाल आया हुआ है। चुनाव आयोग की ओर से जारी वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को चौंका दिया है। इसकी वजह है एसआईआर, जिसके तहत राज्य की मतदाता सूची से करीब 58,17,851 नाम हटाए जाने की संभावना है। यह आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला है। इतने मतदाता किसी छोटे राज्य की आबादी के बराबर होते हैं। अगर ये ड्राफ्ट लागू होता है तो पश्चिम बंगाल की चुनावी तस्वीर और राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। चुनाव आयोग के आंकड़े कई चौंकाने वाले सवाल खड़े करते हैं। पूरे पश्चिम बंगाल में करीब 24,19,000 ऐसे मतदाता पाए गए हैं जिनकी मौत हो चुकी है, लेकिन उनके नाम अब तक वोटर लिस्ट में दर्ज थे। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि 12,10,000 से ज्यादा वोटर्स का कोई अता पता नहीं। आयोग ने इन्हें अनट्रस्टेड कैटेगरी में रखा है, यानी ये लोग अपने दर्ज पते पर मौजूद ही नहीं हैं। इसके अलावा करीब 19,92,000 वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना पता बदल लिया है, इसलिए उनके नाम पुरानी जगहों से हटाए गए हैं। डुप्लीकेट वोटिंग पर भी आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। करीब 1,37,000 ऐसे वोटर्स मिले हैं जिनका नाम एक से ज्यादा जगहों पर दर्ज था। अब उन्हें सिर्फ एक जगह का मतदाता माना गया है। साथ ही 57,696 नाम ऐसे पाए गए हैं जिन्हें पूरी तरह फर्जी या बोगस वोटर की श्रेणी में रखा गया है। अगर जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा नाम सीमावर्ती इलाकों से कटे हैं। दक्षिण 24 परगना से करीब 8,16,000, उत्तर 24 परगना से 7,92,000, हावड़ा से 7,47,000। कोलकाता में भी गड़बड़ी सामने आई है। उत्तर कोलकाता में 3,90,000 और दक्षिण कोलकाता में 2,16,000 वोटर्स के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है।
और वहीं ओडिशा की राजनीति में नवीन पटनायक ने एक बार फिर मिसाल कायम की है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनके वेतन और भत्तों में हाल ही में बढ़ोतरी की गई थी, जिससे उन्हें हर महीने 3.62 लाख रुपए मिलने थे। लेकिन नवीन पटनायक ने ये बढ़ा हुआ वेतन लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने राज्य सरकार से अपील की है कि इस राशि का इस्तेमाल गरीब और जरूरतमंद लोगों के कल्याण में किया जाए। इस बारे में उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को पत्र लिखकर साफ किया है कि वो निजी लाभ के बजाय जन सेवा को प्राथमिकता देते हैं। ओडिशा के नेता प्रतिपक्ष और बीजू जनता दल अध्यक्ष नवीन पटनायक ने एक बार फिर अपनी जिम्मेदारी और जनहित का उदाहरण पेश किया है। हाल ही में ओडिशा विधानसभा द्वारा नेता प्रतिपक्ष के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की गई थी, जिसके तहत उन्हें 3.62 लाख रुपए मासिक मिलने थे। लेकिन नवीन पटनायक ने इस बढ़े हुए वेतन को लेने से साफ इनकार कर दिया और राज्य सरकार से आग्रह किया कि वो राशि गरीबों के कल्याण में खर्च किए जाएं। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को पत्र लिखकर कहा कि वे इस बढ़ोतरी को स्वीकार नहीं करना चाहते और ये पैसा समाज के जरूरतमंदों के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। नवीन पटनायक ने ये भी याद दिलाया कि उनके परिवार ने हमेशा जन सेवा को प्राथमिकता दी है। 2015 में उन्होंने अपने पुश्तैनी भवन आनंद भवन को ओडिशा के लोगों के लिए दान किया था। इसके अलावा जानकारी के अनुसार उनके दिवंगत पिता बीजू पटनायक जब 1990 से 1995 तक दूसरी बार ओडिशा के मुख्यमंत्री थे, तब वे वेतन और भत्ते के रूप में केवल 1 रुपया लेते थे। नवीन पटनायक का ये कदम न केवल बड़े दिल की पहचान है, बल्कि ये जनहित और राजनीति में नैतिकता का भी एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। उन्होंने साबित कर दिया है कि सत्ता और पद केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी जिम्मेदारी के साथ निभाया जा सकता है। और आखिर में भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। शुक्रवार को रुपए में तेज गिरावट देखी गई और ये 90.56 तक फिसल गया, जो इंट्राडे में सबसे निचला स्तर रहा। कारोबार खत्म होते होते रुपया 90.39 पर बंद हुआ, यानी कि एक ही दिन में 17 पैसे की कमजोरी। ये गिरावट अचानक दर्ज नहीं की गई। इसकी सबसे बड़ी वजह भारत अमेरिका व्यापार समझौते में हो रही देरी और विदेशी निवेशकों का लगातार पैसा निकालना है। सोचिए ऐसी खबर जिसने निवेशकों और आम लोगों दोनों को हिलाकर रख दिया है। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। शुक्रवार को रुपया 90.56 तक गिर गया, जो अब तक का इंट्राडे रिकॉर्ड निचला स्तर माना जा रहा है। दिन के अंत में ये 90.39 पर बंद हुआ, यानी कि सिर्फ एक ही दिन में रुपए की कीमत में 17 पैसे की गिरावट। ये गिरावट सिर्फ संयोग नहीं है, इसके पीछे है भारत अमेरिका व्यापार समझौते में देरी और विदेशी निवेशकों का लगातार पैसा निकालना। दिसंबर में अब तक विदेशी निवेशकों ने लगभग 17,955 करोड़ रुपए निकाले हैं और इस साल कुल बिकवाली अब 1.61 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। वैसे भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की कोशिशें लगातार जारी है। हाल ही में दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने 2 दिन की बातचीत पूरी की, जिसमें व्यापार से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर बातचीत करके द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी में रफ्तार बनाए रखने के उपाय पर भी चर्चा की। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ये समझौता जल्द फाइनल होता है तो ये रुपए के लिए एक बड़ा सहारा साबित हो सकता है। लेकिन फिलहाल स्पष्ट घोषणा का अभाव और बाजार में अनिश्चितता रुपए को दबाव में रख रही है। INVASSET PMS के बिजनेस हेड हर्षल दासानी के अनुसार रुपए का नया निचला स्तर भारत विशिष्ट अनिश्चितता की वजह से है, न कि केवल डॉलर की मजबूती की वजह से। वहीं फेडरल रिजर्व की ब्याज दर में कटौती और अमेरिकी डेटा कमजोर आने के बाद डॉलर इंडेक्स 2 महीने के निचले स्तर पर आया है, यानी कि वैश्विक डॉलर कमजोर हुआ है। विश्लेषकों का कहना है कि यदि टैरिफ में कमी, सप्लाई चेन अलाइनमेंट और निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार आता है तो डॉलर रुपए में महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिल सकता है।
BOFA के एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि व्यापार समझौते का अंतिम रूप रुपए और शेयर बाजार दोनों के लिए स्पष्टता और स्थिरता लेकर आएगा, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। महीनों की बातचीत के बावजूद स्पष्ट परिणाम की कमी इस जोखिम को बढ़ा रही है कि समझौता समय पर नहीं हो या उम्मीदों पर खरा न उतरे। MK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की रिसर्च एनालिस्ट रिया सिंह कहती हैं कि अगर समझौता कमजोर या अधूरा रहा तो ये विदेशी निवेशकों के बाहर निकलने को और बढ़ा सकता है। दिसंबर में ही शेयरों से लगभग 80,000 करोड़ रुपए बाहर निकल चुके हैं। तो सवाल ये है कि रुपए का भविष्य कैसा रहेगा। विशेषज्ञों की माने तो निकट भविष्य में रुपए का रुझान कमजोरी की ओर रहेगा। रिया सिंह के मुताबिक अगर वैश्विक जोखिम की भूख स्थिर रहती है और व्यापार समझौते में सकारात्मक आश्चर्य आता है तो रुपए की कीमत 89.60 से लेकर 89.80 तक वापस आ सकती है। लेकिन ये जोड़ी 90.80 के हालिया शिखर को टेस्ट कर सकती है और आने वाले हफ्तों में 91.50 से लेकर 92.0 तक बढ़ने की संभावना है। यानी इस वक्त निवेशक और आम लोग दोनों ही सावधान रहना जरूरी समझ रही हैं, क्योंकि डॉलर रुपया की चाल, व्यापार समझौते की अनिश्चितता और विदेशी निवेशकों के फैसलों का सीधा असर आपकी जेब और बाजारों पर पड़ रहा है। तो आज के हमारे इस बुलेटिन अपडेट में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।